का काम अजय जी हमारे साथ हैं, अजय शर्मा जी कांग्रेस करती है। उनको मिलाते हैं डिबेट में। अजय जी देखिए, जफर इस्लाम ठीक है, वो मोदी के बहुत बड़े समर्थक है और मोदी की राजनीति से प्रभावित होकर ही वो राजनीति में आए थे और सीधे वो बीजेपी में एंट्री की गई और माना जाता है कि मोदी के वो काफी करीबी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस के बाद वहां पर बीजेपी की सरकार बनना, ये तमाम में बड़ी भूमिका निभाई थी जफर ने। लेकिन जिस तरीके से अभी यूपी का जो माहौल है, जो कि यूपी से उनको टिकट दिया गया, उम्मीदवार बनाया गया, उस पर सवाल उठता है कि यूपी में फिलहाल जो माहौल है भूमि पूजन के बाद तमाम एक चीजों जो निगेटिव जा रही थी 2019 में, आपने देखा होगा कि माना जा रहा था कि कुछ परसेंट वोट मुसलमानों का बीजेपी को मिला था। लेकिन इन सब माहौल में भूमि पूजन और एनआरसी और सीए के विरोध के बीच जिस तरीके से भूमि पूजन किया गया, उससे मुस्लिमों का एक बड़ा तबका नाराज, तो ये माना जाए कि उनको मनाने की ये पूरी रणनीति है, इसके पीछे कुछ और आप देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको काफी एंगलों से समझने की कोशिश करते हैं जी। यदि आप ही की बात को कहूँ तो मैं एक सेंटेंस में खत्म कर दूंगा कि डैमेज रिपेयर करने की कोशिश है। और यदि हम इसको दूसरे एंगल से समझें कि मुस्लिम तबका नाराज था, मैं नहीं मानता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर एक आदेश था, वो प्रक्रिया थी, उसके तहत चल रहा था, उसमें कोई भी मुस्लिम पक्ष इस तरह से नाराज नहीं था। लेकिन जो तथाकथित कुछ नेता हैं, उन्होंने अपने बयानबाजी जरूर की, जिसको मुस्लिम जो समाज है उसने दरकिनार कर दिया, इसको सीरियसली नहीं लिया, वो चीज़ खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो इन लोगों ने इसको जो है पॉलिटिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की कि हमने अपना जो है संकल्प पत्र पूरा कर दिया, हमने राम मंदिर बनवा दिया, उसको बीजेपी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, वो करेंगे क्योंकि उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया है। लेकिन जफर की हम बात करते हैं तो जफर के बारे में जितनी बातें निकल कर बाहर आई हैं कि वह 2014 में तब जुड़े मोदी से, जब जो है मोदी जो है गुजरात से बाहर निकल रहे थे और तब ये प्रधानमंत्री चुनाव की हम बात कर रहे हैं और उनकी रणनीतिकार जो टीम है उसमें वो शामिल हो गए थे। उन्होंने अपनी जो है जॉब छोड़ी, जैसे टचेस बैंक में काम कर रहे थे इन्वेस्टर बैंकर के रूप में, फिर वहाँ शामिल होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और जिस तरीके से वो बाहर निकल कर आए और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में उनका नाम निकल कर सामने आया और किस तरीके से प्रधानमंत्री से करीबियाँ हैं, तो मुझे जो लगता है कि सीधे सीधे तौर पे जो है देखा जाए एक नज़र में तो उनको एक इनाम दे दिया कि आप जो है अमर सिंह की जो सीट खाली हुई है उसको भर दीजिए। लेकिन यदि उनकी रणनीतियों को समझने की कोशिश और उनके जिस तरह से कॉर्पोरेट घराने में उनकी उठबैठ है, अच्छा, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस तरीके से हमें इन्वेस्टर बैंकर की मैंने बात की है तो इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट घराने में उनकी अच्छी उठबैठ है, मुस्लिम उदारवादी फेस है उनका, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो 7वें ऐसे मुस्लिम सांसद होंगे बीजेपी की तरफ से, जो अब तक 6 हो चुके हैं, 7 में ये होंगे। तो मैं इसको सीधे सीधे जो है नवंबर में होने वाले उपचुनाव से भी जोड़ के देख रहा हूँ, वहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा, बिहार में जो चुनाव होने हैं उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तब जो है जफर जो है वहाँ के मीडिया प्रभारी थे चुनाव के समय मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ है वो भी हम सबने देखा है। तो मैं उनको जो है एक रणनीतिकार के रूप में देख रहा हूँ, वो सिर्फ एक राज्यसभा सांसद के रूप में उनको भेजा जा रहा है, वो नहीं है, रणनीतिकार के रूप में, यानी कि उनकी अब जो है पब्लिक एक्सपोजर देते हुए उनकी ताकत को बढ़ाया जा रहा है। जो अभी तक टीवी डिबेट में बैठ के बीजेपी का पक्ष रख रहे थे, बचाव कर रहे थे, अब वो ग्राउंड पर होंगे और रणनीतिकार के रूप में निकल के सामने आएंगे कि वो बिहार चुनाव में किस तरीके से खेलते हैं, किस तरह से लोगों को मैनेज कर सकते हैं या किस तरह से रणनीतियां बना सकते हैं और बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि बिहार का जो चुनाव है वो बेसिकली सबसे ज्यादा जातिवाद पे लड़ा जाता है। बिहार और पश्चिम बंगाल भी इसके बाद है, और भी राज्य है, लेकिन पश्चिम बंगाल भी है, क्योंकि जेपी नड्डा वहां गए तो इतने कामयाब नहीं हो पाए पश्चिम बंगाल के अंदर। तो पश्चिम बंगाल के अंदर तो मुस्लिमों को साधने के लिए वहां पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो विद्वान भी हो और जो उदारवादी भी हो, तो वो जो उनकी शख्सियत है वो वहां काम आएगी। तो बिहार और पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वहां पर जफर का रोल बहुत, इसलिए तो सर हम बोल रहे हैं कि बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने चले। एक तो भाई विपक्षियों का मुंह बंद किया कि भाई अब आपके पार्टी में कोई मुस्लिमों को बड़ा करने मिलता है, और दूसरा पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे चुनाव की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि ज्यादातर जो मतदाता है वो मुस्लिम है, वो जो है बड़ा फैक्टर होते हैं। ऐसे में उनमें सिर लगाने की कोशिश मानी जाए। बिल्कुल, देखिए जफर जो है झारखंड के रहने वाले हैं, यानी कि जो उनकी पृष्ठभूमि है वो बिहार झारखंड के मानते हैं, और झारखंड जो है पश्चिम बंगाल से ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास का एरिया है। तो उनका ये जो
जिसे कहते हैं जड़ें जो है वो बहुत मदद देने वाली हैं, और बीजेपी इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत देख रही है, राजनीतिक फायदा देख रही है, और खामा में जो डिबेट को या जफर पे जो चर्चा है उसको भटकाने की कोशिश कर रही है, मंदिर के मसले पे लेकर जा रहे हैं, जिससे कि ये ना पता चले कि हमारा निशाना कहाँ है। आपका निशाना तो बिहार और पश्चिम बंगाल है, वहाँ के वोटरों को साधना है, वहाँ पे आपको रणनीति तैयार, उसके लिए आपने जफर को वहां भेज रहे हैं। ठीक, तो मैं तो इसको जो है मंदिर और ये सीए एनआरसी वाले जो मसले पर जो डिस्कस हो रहा है उसको मैं एक सिरे से खारिज करता हूँ। वो सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं, अब आपके सामने सिर्फ चुनाव है। वो एक जो नहीं, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी भी पार्टियां, अभी भी एक तबका था कि भाई शाहीन बाग में फिर से आंदोलन करेंगे, और अगर कोरोना नहीं आया होता तो ये मामला अभी भी आगे बढ़ता, इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा था, नो डाउट। लेकिन अब आपको लगता है कि अब चूंकि पश्चिम बंगाल और बिहार में चुनाव है, अभी भी विपक्ष ये चाहेंगे कि ये शाहीन बाग वाला जो मामला था उसको आगे बढ़ाया, जफर के जरिए उसका काउंटर किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा। और अगर जैसे चर्चाएं चल रही हैं, इसके बाद जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, उसके ऊपर भी जो है कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी। तो बीजेपी जो लेकर आ रही है, जिन पर उसकी रणनीति है, उसके लिए जो है जफर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिहाफ पर क्या खेलेगी, क्योंकि अब जितने भी मुस्लिम चेहरे हैं वो पुराने हो चुके हैं, लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म हो गया है, तो एक नए व्यक्ति को लॉन्च किया गया है। मैं इसको लॉन्चिंग मानता हूँ, ये एक लॉन्चिंग है जो कि एक मुस्लिमों के बीच में एक चेहरा उतारा जा रहा है कि भाई ये हैं हमारे असली चेहरे, और इनका पृष्ठभूमि आप चेक कर लीजिए। ये बहुत ही उदारवादी हैं, एजुकेटेड हैं, और ये इस तरीके से बाहर से पढ़कर आए थे, फिर इन्होंने जॉब यहाँ किया है डचेस बैंक के अंदर, फिर इस तरह से जुड़ गए। फिर एयर इंडिया के जो स्वतंत्र डायरेक्टर भी हैं वो उनको जो दिया गया था पहले। तो ये जो है मुस्लिमों को और मुस्लिमों की उस क्लास को साधने की कोशिश है जिसे हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं या एलिट क्लास कहते हैं या सोफिस्टिकेटेड क्लास है, या वो मिडिल क्लास है जो कि स्कूल कॉलेज में जाती है, जिनको ये थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं। ये पूरी रणनीति है। तो दिलीप जी देखिए, ये तो पूरी रणनीति जैसा कि अजय जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये तो क्या आपकी रणनीति है कि किस तरीके से